सो गाइज़, हमारे सामने ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम है 1 kg + 2 kg + 3 kg का, और इसका सेंटर ऑफ मास 1, 2, 3 दिया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है 3 kg + 2 kg का, और उसका सेंटर ऑफ मास -1, 3, -2 पे दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक 5 kg मास वाले पार्टिकल को मैं किस पोजीशन पे रखूं सो दैट इस इंटायर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो 1, 2, 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीनों x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। तो वेक्टर इज़ द बेस्ट मेथड टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, वो हम लोग जानते हैं कि इट इज़ गिवन एज m1r1 + m2r2 + m3r3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3। अच्छा, हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि इन सारे पार्टिकल्स का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आए वो 1, 2, 3 पे आए, और इसको मैं पोजीशन वेक्टर की तरह लिखने जा रहा हूँ। सो आई कैन राइट इट एज i कैप + 2j कैप + 3k कैप, एंड दैट शुड बी इक्वल टू m1। हमारा जो पहला सिस्टम आया है इसका टोटल मास 3 + 2 + 1 विच इज 6 kg, सो 6, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है विच इज सेम i कैप + 2j कैप + 3k कैप पोजीशन पे है, प्लस हमारा जो दूसरा मास है दूसरे सिस्टम का टोटल मास विच इज़ 5 kg, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 kg, और इसके लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विच विल बिकम -i कैप + 3j कैप - 2k कैप, प्लस और थर्ड m3 के लिए 5 kg अगेन है, और इसका लोकेशन हमें पता करना है। इसको हमने x, y, z माना है, और अकॉर्डिंगली हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर xi कैप + yj कैप + zk कैप होल थिंग डिवाइडेड बाय द टोटल मास m1 + m2 + m3। तो टोटल मास 5 + 5 10, 10 + 6 विच इज़ 16। अब हमें क्या करना है कि i कैप को i कैप के साथ, j कैप को j कैप के साथ, और k कैप को k कैप के कोएफिशिएंट को आपस में कंपेयर करना है। तो हम लोग देखें LHS में अपने पास i कैप का कोएफिशिएंट 1 है, और इधर आप ध्यान दीजिए i कैप का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा। यहाँ से अपने पास 6i कैप आ रहा है, यहाँ से -5i कैप आ रहा है, और यहाँ से +5xi कैप आ रहा है। 6 - 5 हमारे पास 1 आ गया, सो इट इज़ 1 + 5x। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 + 5x डिवाइडेड बाई 16 कैरी होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड के i कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया है। तो इट विल बिकम 16 × 1 16 - 1 विच इज़ 15। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 5x = 15, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट x = 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग j कैप को कंपेयर करते हैं दोनों साइड के कोएफिशिएंट को। तो LHS में तो अपने पास 2 है। अब RHS की बात कर लेते हैं। तो 6 × 2 = 12 यहाँ पे आ गया, +5 × 3 = 15, 12 + 15 27, और यहाँ से +5y कैप। तो 27 + 5y कैप डिवाइडेड बाई 16 यहाँ पे भी आएगा। तो 16 × 2 = 32, और 32 में से 27 गया तो 5 हो गया। तो वी कैन से दैट 5y = 5, एंड देयरफॉर y = 1। चलिए अब सिमिलरली k कैप के कोएफिशिएंट को भी दोनों साइड से कंपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है LHS में वो है 3। तो 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 6 × 3 = 18, यहाँ पे 5 × -2 दैट इज़ -10। तो 18 - 10 8 आ रहा है, और यहाँ पे 5z है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 8 + 5z डिवाइडेड बाई 16, 16 × 3 = 48, 48 - 8 40 हो गया,
तो 40 इक्वल टू 5z, तो यहाँ से अपन लिखेंगे 5z इक्वल टू 40 एंड देयरफॉर z इक्वल टू 8। तो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि 5 kg मास का लोकेशन क्या हो, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स अभी अपने सामने में है एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो इट इज 3, 1, 8। ये लोकेशन होना चाहिए हमारे 5 kg मास का, सो दैट कि इंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1, 2, 3 पे आ जाएगा। और ये सेम ऑप्शन अपने पास ऑप्शन ए के फॉर्म में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो आप ऑप्शन ए को बोलेंगे। अभी अपने सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमें बताया गया है कि एक सॉलिड जिसकी डेंसिटी 1.2 इंटू 10 के पावर 3 है, उसको एक लिक्विड के सरफेस से 1 मीटर हाइट अबव यहाँ से ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखते हुए यहाँ से ड्रॉप करते हैं 1 मीटर हाइट से, और ये जा कर के गिरता है एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है 2.4 इंटू 10 के पावर 3, यानी कि जो सॉलिड है वो अल्टीमेटली फ्लोट करेगा। बट हमसे ये पूछा गया है कि ये कितने मैक्सिमम डेप्थ तक आएगा बिफोर रिटर्निंग टू फ्लोट, यानी कि ये पहले तो एक 0 वेलोसिटी से इसको यहाँ से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब ये सरफेस पे आ जाएगा उस टाइम तक ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। उस वेलोसिटी के साथ ये नीचे जाएगा, लेकिन सिंस यहाँ पे बायंसी का फोर्स डोमिनेंट होगा तो उस चक्कर में ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो फाइनली ये सी पॉइंट पे जा कर के रुकेगा और फिर बैक टू द सरफेस आएगा। तो हमसे यही BC के बारे में पूछा गया है, मैक्सिमम डेप्थ के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम है पॉइंट B पे वेलोसिटी का पता लगाना। तो इट्स वेरी सिंपल जॉब। हम लोग बोलेंगे V0 दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट B, दैट विल बी गिवन एज √2gh। कहने का मतलब है कि हमारा हाइट 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो ये वेलोसिटी बहुत सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट है 1 मीटर, सो इट इज़ 2 इंटू 10 इंटू 1, दैट्स इट। सो इट इज़ √20। ये हमने पता कर लिया मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग B से C के बीच में कहीं पे भी अपने बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो बायंसी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, सॉरी अब अगर B से C के बीच में कहीं भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो हमें पता चलेगा कि इसका जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है और जो बायंसी है वो ऊपर एक्ट कर रहा है। लेकिन हमारा जो वेट होगा वो कम होगा और बायंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम लोग नेट अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, दैट वुड बी इक्वल टू बायंसी माइनस द वेट। और अब हम लोग बोलेंगे कि नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो उसके लिए लिख रहा हूं मैं नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, दैट वुड बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स B माइनस W बाई M। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायंसी जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू G होता है, माइनस वेट जो है वो mg है, और मास ऑफ द सॉलिड कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू G, ये mg हो गया, डिवाइडेड बाई मास। तो मास ऑफ द सॉलिड के जगह हम लोग डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ρl बाई ρs यहाँ आ रहा है, इसको लिख लेते हैं ρl बाई ρs माइनस ρs बाई ρs 1 हो गया, और G जो है वो अपना कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ρl 2.4 है और ρs 1.2 है, तो ρl बाई ρs जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इट इज़ 2 माइनस 1 इंटू G विच इज G इटसेल्फ। तो कहने का मतलब है कि B से C के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन G के बराबर है अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो अभी बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट √20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये C पॉइंट पे रुक जाएगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी b पे v नॉट का स्क्वायर विच इज √20 का स्क्वायर, तो इसको 20 लिख देते हैं, प्लस 2। अभी देखिए वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन को -g यानी कि -10 लिख लेते हैं, और s यानी कि s ये BC का डिस्टेंस हो गया। सॉल्व करते हैं तो इट इज़ 20 इक्वल टू 20s आ रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट s इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यही 1 मीटर अपना आंसर हो गया। सो गाइज, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर आते हैं, और इसमें हमें बताया गया है एक थिन रॉड के बारे में जो कि एक स्मूथ हॉराइजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेंथ L और मास M दिया हुआ है, और इस पे बताया गया है कि एक इम्पल्स एक्ट करता है P। तो आफ्टर अप्लाइंग दैट इम्पल्स व्हाट विल बी द नेट एनर्जी ऑफ दिस रॉड। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए हमें, सबसे पहले हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये जो हमारा रॉड है आफ्टर गेटिंग दिस इम्पल्स व्हाट इट विल डू। नंबर 1, इट विल ट्रांसलेट एज वेल एज इट विल रोटेट। तो अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर करें और हम लोग ऐसा बोलें कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास vc वेलोसिटी आ जाएगी, और दूसरा हम लोग अबाउट द सेंटर ऑफ मास इसके रोटेशन को कंसिडर करें और बोलें कि ये अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कहते हैं कि इम्पल्स p जो है वो हो जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज़ p, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम p/m। अब बात कर लेते हैं एंगुलर इम्पल्स की। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे ये इम्पल्स एक्ट कर रहा है, सो इट इज़ एट अ डिस्टेंस L/2। तो नॉर्मल सा बात है, मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग एंगुलर इम्पल्स के बारे में कह सकते हैं कि P इंटू L/2 दैट इज़ गोइंग टू बी माई एंगुलर इम्पल्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी I ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेंगे इंटू ओमेगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास एक रॉड के लिए वो हो जाता है ml/12 इंटू ओमेगा, और यहाँ से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये L यह स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। तो यहाँ से अपन ओमेगा की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं, एंड दैट विल बिकम 6p/ml। अब जहाँ तक बात रही टोटल एनर्जी की, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि टोटल एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ लेट्स प्लग इन द नंबर्स। हाफ into m into velocity of center of mass is p/m, so it is p square by m square plus half I जो है अपना वो हो गया ml square by 12, और ओमेगा 6p/ml इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 36p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर l स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ml स्क्वायर m L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36। तो यहाँ से m और ये m कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इट इज़ p स्क्वायर बाई 2m, और ये यहाँ से 3p स्क्वायर बाई 2m आ रहा है। सो इट इज़ 4p स्क्वायर बाई 2m, सिंपली स्पीकिंग इट इज़ 2p स्क्वायर बाई m,
तो 2p² इज द टोटल एनर्जी आफ्टर रिसीविंग दिस इम्पल्स। ये रॉड की टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है और 3 प्रोसेस की बात की गई है 1 2 3। 1 के बारे में बताया गया कि आइसोबारिक है, 2 आइसोथर्मल है और 3 एडियाबेटिक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब उसका एक सीक्वेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात नोटिस करते हैं कि तीनों प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो सेम स्टेट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे तीनों की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब जो डिफरेंस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट पे, जब तीनों प्रोसेस रिस्पेक्टिवली अपने एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड स्टेट पे आ जाते हैं, उस स्टेट में जिस पॉइंट पे आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो अपना एनर्जी डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम हो सकता है। और इंटरनल एनर्जी इज़ सिंपली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपका प्रेशर सेम रहने वाला है, P0 ही रहने वाला है। 2 की बात करें तो प्रेशर P0 से थोड़ा कम हो जाएगा और 3 की बात करें तो प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एंड पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो तीनों प्रोसेस में सेम है, 2V0 है, लेकिन प्रेशर का अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए हम लोग प्रेशर को P1 कह रहे हैं, इस पॉइंट के लिए P2 कह रहे हैं और इस पॉइंट के लिए प्रेशर को हम लोग P3 कह रहे हैं। तो एज वी कैन सी P1 will be more than P2 will be more than P3। ये हमारे प्रेशर का जो है वो सीक्वेंस आ गया। अब देखिए हमें पता है कि PV जो होता है वो nRT होता है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तीनों पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो तो 2V0 है, वो कांस्टेंट है, बस प्रेशर का अंतर है, प्रेशर अलग अलग है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो कह सकते हैं इस तरीके से हम लोग कि टेम्परेचर जो होगा पॉइंट 1 पे मैक्सिमम होगा, फॉलोड बाई T2 फॉलोड बाई T3। तो T1 इज़ मैक्सिमम एंड T3 विल बी मिनिमम। तो इस तरीके से हम लोग अभी इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। और सिंस द स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, सो अगर हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली डेल्टा U1 विल बी मोर देन डेल्टा U2 एंड दैट विल बी मोर देन डेल्टा U3। तो यहाँ पे हमने बस एक चीज़ नोटिस किया कि कौन से स्टेट में अपना प्रेशर ज़्यादा है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, सिंस द वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल दीज 3 पॉइंट्स। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा है, और अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बारे में बात की जा रही है और उसके लिए जो इक्वेशन है वो आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो रियल गैस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का वो ये है। तो अगर हम लोग इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि P इज इक्वल टू nRT ओवर V माइनस NB माइनस दिस टर्म AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अच्छा हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया है वो B स्क्वायर आया है। So I think there is some printing mistake in the question paper. So we will consider it to be V square. So let us make it V square. तो ये हमारा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है प्रेशर के टर्म्स में, ये हमारा इक्वेशन आता है और ये हमें दिया हुआ है। बस एक ही डिफरेंस है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक काम अगर हम करें यहाँ पे कि n की वैल्यू को 1/2 पुट करें इस इक्वेशन में,
तो देखते हैं क्या आ रहा है। P विल बी इक्वल टू 1/2, n के जगह पे लिख दिया 1/2 इंटू आर टी, सो इट्स आर टी डिवाइडेड बाई v माइनस एन बी, सो v माइनस एन के जगह पे फिर आप हाफ लिखें, हाफ इंटू बी माइनस ए, n के जगह पे 1/2 और स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को इंटू वी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मेट आएगा। और इसको अगर हम लोग एक स्टेप फर्दर लेके जाएं तो इट विल बी आर टी ओवर 2v माइनस बी माइनस ए ओवर 4v स्क्वायर। ये हमारे लिए प्रेशर का एक्सप्रेशन आया और एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ भी मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के अवेलेबल हैं वो हाफ है। ऑक्सीजन गैस यानी कि O2, इसका अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलें तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 हो जाएगा। तो अगर हम लोग n इक्वल टू हाफ मोल की बात करें तो अवेलेबल मास हो जाएगा 16 ग्राम, एंड दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमें बताया गया है कि दो स्फीयर्स हैं S1 और S2, दोनों का जो डेंसिटी है वो हमें सेम दिया हुआ है, लेट अस कॉल इट रो। दोनों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी किसी सेम विस्कस लिक्विड के अंदर गिरते हैं और आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट दे अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। हमें इन दोनों के मास का रेशियो 8 दिया हुआ है और हमसे टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का ये जो एक्सप्रेशन है वो 2/9 इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू ये रो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है माइनस सिग्मा विच इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है डिवाइडेड बाई ईटा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में 2/9 कांस्टेंट ही है, g कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, रो दोनों का सेम दिया ही हुआ है, सिग्मा और ईटा चूंकि सेम लिक्विड में ये दोनों गिर रहे हैं इसलिए ये सब कुछ सेम है। तो बेसिकली Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि V1/V2 और कुछ नहीं R1/R2 का होल स्क्वायर होने वाला है। अभी क्या है कि दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका जो मास हो जाएगा, लेट अस से इसका रेडियस R1 है, तो अगर मैं इसके मास की बात करूँ इट विल बी इट्स वॉल्यूम विच इज़ 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई इंटू रो इसका डेंसिटी, इसका वॉल्यूम अगेन 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू डेंसिटी तो सेम ही है दोनों का, इसका रेडियस हमने R2 ले लिया है और ये रेशियो हमें 8 बताया गया है। अभी 4/3 पाई 4/3 पाई रो रो कैंसिल और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R1/R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 8 विच इज़ 2 क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है R1/R2 की वो 2 है और हम लोग जैसा कि देख सकते हैं V1/V2 इज द स्क्वायर ऑफ R1/R2। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपना आंसर बता सकते हैं कि V1/V2 जो है वो स्क्वायर ऑफ R1/R2 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 बिकॉज दिस इज 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात की गई है और अपना जो रिंग है वो XY प्लेन में कुछ ऐसे है और जो Z एक्सिस है इसका वो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई ये हमारा एक ग्राफ है जो कि हमें दिखाता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Z एक्सिस और ये Z/A का रेशियो है। Z/A कहने से हमारा मतलब है Z तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो गया डिवाइडेड बाई A जो कि हमारा रेडियस हो गया। अभी बताया गया है कि M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जैसा कि ग्राफ से हमें पता चलता है कि M वो पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ये हो जाता है अपने पास KQX
अगर हम लोग z के लिए बात करें तो के क्यू जेड ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं ई को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है z की वो हो जाती है a/√2 प्लस माइनस ऑब्वियसली, बट हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हमें पॉजिटिव z की बात करनी है, तो z इज इक्वल टू a/√2। तो अभी अगर हमें m पॉइंट के लिए z/a पूछा गया है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो z/a हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा। जस्ट a को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो ये a/√2 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा आएगा, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइज लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम दिया है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसके ऊपर हमने चार्ज प्लस q डाल दिया। अब इसको हमने इन्वेलप कर दिया है एक थिक स्फेरिकल सेल से जिसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, और इसके आउटर रेडियस को हमने अर्थ कर दिया है और हमसे पूछा गया है कि आफ्टर डूइंग दिस अर्थिंग व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि अगर इसके ऊपर प्लस q चार्ज है तो हमारा जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है उसके इनर सरफेस पे माइनस q चार्ज अपीयर हो जाएगा और इसके आउटर सेल पे प्लस q चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिफोर अर्थिंग होगा। अब हम लोग अगर इसको अर्थ कर देते हैं तो ये होना चाहिए कि इसका जो आउटर सरफेस है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट B, आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे हमारा नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या चेंजेज आएंगे इसके चक्कर में। तो हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट B कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो r रेडियस वाला स्फीयर है, q चार्ज है इसके ऊपर, ये चार्ज के रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट B है वो आउटसाइड पॉइंट है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा kq ओवर द डिस्टेंस दैट इज b, सो kq/b। अब बात करें इनर स्फीयर की या फिर इनर सरफेस की जिसके ऊपर माइनस q चार्ज है, रेडियस a है। तो ये चार्ज के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट B है अगेन आउटर पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, इसके लिए भी kq बाई द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। सो लेट अस राइट k माइनस q और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज अगेन b, प्लस अगर हम लोग अब प्लस q चार्ज की बात करें जो कि आउटर सरफेस पे है, उसकी वजह से अगर हम लोग पोटेंशियल को देखें तो ये लेट अस से ये हमारे पास k, इसको हम लोग फिलहाल q प्राइम कह देते हैं। सो q प्राइम डिवाइडेड बाई b हो जाएगा एंड दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट B पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा एंड देयरफॉर वी कैन से दैट q प्राइम इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर अर्थिंग जो चेंज आने वाला है वो ये है कि हमारा जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, ये चार्ज खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक तो स्फीयर के ऊपर में चार्ज प्लस q है और इनर सरफेस जो है हमारे स्फेरिकल सेल का उसके ऊपर में चार्ज है। तो इन दोनों की वजह से सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्लस q है उसके लिए सेंटर इनसाइड पॉइंट है, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट O वो हो जाएगा kq बाई द रेडियस विच इज r, प्लस ये जो इनर सरफेस पे माइनस q चार्ज है उसके लिए k माइनस q बाई अगेन रेडियस विच इज a। तो जो हमारा टोटल हो गया k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, दैट इज कॉमन, q को भी कॉमन ही ले लीजिए एंड इट इज 1/r माइनस 1/a एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, और ये कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दिया है कि 300 ग्राम वाटर इज एट 25 डिग्री C एंड 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री C। तो इस मिक्सचर का जो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि 100 ग्राम आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे कितने हीट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग इस 100 ग्राम आइस की बात करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू 100 ग्राम वाटर at 0 degree C, and that will be, for that heat required will be equal to mass into latent heat of fusion। मास अपने पास 100 ग्राम है और latent heat of fusion 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। सो इट इज़ 8000 कैलोरी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट 100 ग्राम आइस टू 100 ग्राम वाटर, कीपिंग द टेम्परेचर एट 0 डिग्री C। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 300 ग्राम वाटर 25 डिग्री C से 0 डिग्री C तक आने के बाद भी इतना हीट प्रोवाइड कर पाता है, 8000 कैलोरी हीट प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। सो फॉर दैट वी विल से कि 300 ग्राम जो अपना वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री C, तो कितना हीट हमें मिलेगा। डेल्टा Q विल बी इक्वल टू MS डेल्टा T। मास इज 300 ग्राम, S इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C, एंड डेल्टा T इज फ्रॉम 25 टू 0, दैट इज 25। सो इट इज 7500 कैलोरी। सो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड इज 8000 कैलोरी एंड हीट सप्लाइड इज 7500 कैलोरी, यानी कि पूरा का पूरा 100 ग्राम आइस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वाटर में, कुछ ना कुछ आइस बचा रह जाएगा। और अगर आइस थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ेगा। सो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री C इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 D डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 को रखना है, सो दैट Q3 जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ध्यान देने वाली बात है कि हमें सिर्फ Q3 का इक्विलिब्रियम चाहिए, पूरे सिस्टम का नहीं चाहिए। तो क्या Q3 का साइन इंपॉर्टेंट है, क्या Q3 का साइन क्या होगा, इस बात पे इसका इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि इसका साइन अगर पॉजिटिव रहता है, अगर इसका साइन पॉजिटिव रहता है तो Q1 इसको इधर रिपेल करेगा और Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। और अगर हम लोग इसको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रखेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब अगर हम लोग ये मान लें कि हमारा Q3 जो है वो निगेटिव है, तो Q1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर इसको हम लोग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रखते हैं तो Q3 हमारा इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस बात पे Q3 का इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता है कि उसका साइन क्या है, नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन Q3 कैन बी एट इक्विलिब्रियम बिटवीन Q1 एंड Q2। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11। हमारा नॉर्मल XY सिस्टम कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है। दो पॉइंट की बात की गई है, L और M दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि दो करंट कैरिंग वायर्स हैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग, डॉट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि करंट बाहर आ रहा है बोर्ड के प्लेन से ऐसे, और यहाँ पे भी बाहर आ रहा है। तो पॉइंट O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πd, where d is the perpendicular distance from the wire to the point। तो पहले अगर हम लोग L की बात करें तो हमारा L से जो पास करने वाला वायर है वो ऐसा है, तो पॉइंट O से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो सिंस इट इज़ 1
it is 1, so this distance is going to be √2। तो हमारा d इस केस में √2 हो गया। अब डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, सर्कुलेशन हमें ऊपर मिल रहा है, तो इस वजह से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर और इधर होने वाला है। सो इट इज़ B ड्यू टू वायर L। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट M की बात करें तो उससे जो वायर जा रहा है उससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट O का अगेन √2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है। सो लेट अस से ये हमारा हो गया अगेन √2। और अगर सर्कुलेशन देखें राइट हैंड थंब रूल लगा करके, तो ये हमारे करंट का डायरेक्शन है, तो कुछ U सर्कुलेशन आ रहा है, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी माय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू M। करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। BL विल बी इक्वल टू BM एंड दैट विल बी इक्वल टू μ0I/2π, और D की वैल्यू है √2। लेकिन अभी ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, BL और BM 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इंडिविजुअली ये भी 45 डिग्री पे है और ये भी 45 डिग्री पे है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जस्ट इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग बोलेंगे B रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स BL एंड दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू μ0I/2π इंटू √2। यहाँ से हम लोग √2 को कैंसिल होते हुए देख सकते हैं, एंड फाइनली विल से दैट B रिजल्टेंट एट पॉइंट O इज μ0I/2π, और डायरेक्शन सिंस y एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट्स वाई J कैप। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइज लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि XZ प्लेन में 3 इनफाइनाइटली लार्ज सीट हैं, और कहीं कंडक्टिंग नहीं बताया गया है, तो विल कंसिडर इट टू बी नॉन कंडक्टिंग। और उनका जो लोकेशन है वो दिया हुआ है कि एक y इक्वल टू A पे है, एक 3A पे है और एक 4A पे है। ये XZ प्लेन, ऐसा प्लेट आप मान सकते हैं। और हमसे पूछा गया है कि पॉइंट जो होगा 2A, y इक्वल टू 2A, इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है। चार्ज डेंसिटी दी हुई है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट जो होता है वो σ/2ε0 होता है। अब बात रह गई डायरेक्शन की, तो अगर हम लोग बात करें इसकी वजह से, जो A पे सीट रखा हुआ है उसकी वजह से, तो सिंस इट इज़ निगेटिवली चार्ज, तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेट अस कॉल इट 1, 2 एंड 3। तो E1 का डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब बात करें E2 की, तो E2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे रखे हुए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा, और सिमिलरली +4 सिग्मा भी रिपेल करेगा। सो इन दैट वे वी कैन से दैट E2 और E3 सबका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ से बोलना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू σ/2ε0 प्लस 2 σ/2ε0 प्लस 4 σ/2ε0, and that is simply 4 + 2 6 and 1 7, so it is 7 σ/2ε0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। सो गाइज नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे हमें 1/chi वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 कर्व्स हैं जो कि A और B मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ग्राफ देख के हमें बताना है कि A और B क्या हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है उसके लिए जो काई है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो काई वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ हो जाता
वो हाइपरबोला होता। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो 1/काई वर्सेस टेम्परेचर का है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और यहाँ से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। अब ये जो दूसरा ग्राफ है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/काई वर्सेस टी में 1/काई इज कांस्टेंट। सो बेसिकली डाया के लिए हम लोगों को पता है कि जो काई है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1/काई जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा एज द टेम्परेचर चेंजेज। और यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला बी है वो हमारा डायामैग्नेटिक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13।